अच्छा, एक सवाल आया है कि भाई अगर हमें लिमिट करना है कि यूजर से वो सिर्फ इंटीजर इनपुट करे, तो हाँ, हम किस तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है। आपने जो है वो यूजर से इनपुट ले लिया, आप उसकी डेटा टाइप चेक कर लोगे, अगर इंटीजर नहीं है तो आप जो है वो उसको बोलोगे कि भाई मुझे इंटीजर इनपुट चाहिए। ओके, अच्छा, यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है वो चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर वो है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स को यूज़ करना, उसके अंदर कितने तरीके से काम है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग होता क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स के अंदर आपके पास सब कुछ आ गया, अल्फाबेट्स भी आ गए, नंबर्स भी आ गए, आपके पास जो है वो सिंबल्स भी आ गए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए, वो सारे स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं पाइथन के अंदर, एक है सिंगल लाइन और एक है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन स्ट्रिंग जो है वो हम इसी तरीके से एक लाइन के अंदर आपने लिखा वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। ठीक है, आप चाहो मैं ये फिर से रिपीट कर दूं, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि आप एक स्ट्रिंग को जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखते हो या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो। यहाँ पर सारी चीजें जो है वो एक ही तरीके से चलेंगी। तो ये हमारे पास आ गया सिंगल लाइन स्ट्रिंग, यानी वो स्ट्रिंग जो कि आपके पास एक लाइन के अंदर है। अगर मेरे पास स्ट्रिंग जो है वो मल्टीपल लाइन के अंदर है, लेट्स सपोज कोई एक पैराग्राफ है, उसको मैं जो है वो यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से करूंगा? ये हम लिख करते हैं इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर। इसके अंदर जब मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पर मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो ये मेरे पास आ गया सिंगल लाइन स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ये मेरे पास आ गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जो है वो लेट्स सपोज दिस इज लाइन 3, ठीक है, मैंने ये लिखा और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो ये यहाँ पर ये चीज भी आ गई है। तो अब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना बड़ा हो, इसके अंदर जो है वो कितनी नंबर ऑफ लाइन होंगी। मल्टी लाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रिंग्स का पूरा एक ब्लॉक, चाहे वो 5 लाइनें हो चाहे वो 10 लाइनें हो, डजेंट मैटर। अच्छा, ये हमने यहाँ पर इसको मैंने प्रिंट कर दिया। स्ट्रिंग की लेंथ का मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि मेरे इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कितनी लेंथ है, इसके अंदर जो है वो क्या जो वो कितने कैरेक्टर्स हैं, ये हमें बताएगा लेंथ। लेंथ का एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, उसको हम वेरिएबल देते हैं, स्ट्रिंग का वेरिएबल देंगे और ये बता देगा हमें कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं नाम इसका चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ माय वेरिएबल दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं इसको यूज करता हूं यहाँ पर, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं ये हमें बता दिया इसने कि इसके अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल मेरे पास 16 कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, ये चीज याद रखना हमेशा कि इसके अंदर ये इन स्पेसेस को भी काउंट करेगा एज अ कैरेक्टर। ठीक है, ये इसको इग्नोर नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मुझे चेक करना है कि इस कैरेक्टर के अंदर ये वर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो किस तरीके से होगा? हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो एक ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर, ये बताता है हमें। मैंने कहा कि भाई फ्रेज टू चेक, मैंने इसको बता दिया कि वर्ड, ये चेक करना है कि भाई ये वर्ड जो है मेरे पास, ये फ्रेज जो है ये मेरे पास उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। वो किस तरीके से होगा? मैंने कहा यहाँ पर मेरा आ गया टेक्स्ट, और ये असल स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि फ्रेज टू चेक, यानी ये वर्ड इन सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने इसको रन किया, इज वर्ल्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग ट्रू, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ये आपको ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ये इन वाला जो ऑपरेटर है, लेट सपोज मैं इसके अंदर चेक करता हूं, फॉल्स आ गया। क्यों? मेरा जो स्ट्रिंग था वो था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर मैंने टॉप के ऊपर डिफाइन किया हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये इसी को यूज कर रहा है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग को।
तो इसके अंदर GDSC नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड है, तो जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये उसको जो है वो बता देगा। तो ये वर्ड जो है वो इसके अंदर नहीं था, इसलिए उसने इसको नहीं किया। इसी तरीके से अगर मुझे चेक करना है कि ये वर्ड मेरे स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, तो इफ नॉट करके जो है वो हम हमारे पास है नॉट इन करके, यानी इसका रिवर्स। तो मैंने कहा पाइथन को चेक करना है कि क्या मेरे स्ट्रिंग के अंदर वर्ड पाइथन जो है वो है या नहीं है। तो मैंने कहा फ्रेज टू चेक नॉट इन सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वेरिएबल से रिलेटेड एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जगह पर उसकी वैल्यू आ जाती है। जहां पर भी मैं उसको यूज कर रहा हूँ ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जब कोड रन होता है तो वो उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाती है। यानी जब मैं इसको कोड को रन कर रहा हूँ, जब ये कोड रन होगा तो होगा ये इस वेरिएबल की जगह फ्रेज टू चेक नॉट, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि इसके अंदर क्या है, पाइथन रखा हुआ है। और सिंगल लाइन स्ट्रिंग के अंदर क्या रखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो अब ये दो स्ट्रिंग्स को जो है वो चेक कर रहा है कि पाइथन नॉट इन हेलो वर्ल्ड, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको कमेंट के अंदर लिखता हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा। ये आपके पास जब इंटरप्रेट हो रहा होगा, जब ट्रांसलेट हो रहा होगा, जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा, पाइथन नॉट इन हेलो वर्ल्ड। ये इस तरीके से जो है वो बैकएंड के ऊपर ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको रन किया, चेक करते हैं, इज पाइथन नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, ट्रू। पाइथन उस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, इसलिए उसने दे दिया कि हाँ भाई पाइथन वहां पर नहीं है। मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ वर्ल्ड। ये हमारे पास पहले से उस स्ट्रिंग के अंदर है फॉल्स। ये फ्रेज, ये वर्ड जो है वो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता था, इसलिए उसने इसको फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, नॉट इन और इन करके। अगर मुझे चेक करना है कि एक सर्टन वर्ड, एक सर्टन कैरेक्टर, एक सर्टन फ्रेज जो है वो मेरे स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो मैं ये इन दो की मदद से चेक कर सकता हूँ। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग का। ये स्ट्रिंग्स के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं कि हम स्ट्रिंग्स के अंदर और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं उसमें से एक पर्टिकुलर चंक, एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो स्ट्रिंग का, वो निकाल देता हूँ, उसको निकाल के किसी और वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। तो ये कहलाता है स्ट्रिंग को स्लाइस करना, यानी स्ट्रिंग को टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देना। ठीक है। उस स्ट्रिंग के अंदर से एक पोर्शन निकालना और उसको किसी और वेरिएबल में असाइन कर देना। जैसे यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग यूज किया है, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है। बल्कि इसको, हाँ, इसको हम और आसान करते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पर ए से लेके एच तक अल्फाबेट्स लिख दिए। अब मैं कहता हूं कि इसको 1 से स्टार्ट करे और 3 तक लेकर जाए। तो ये करेगा ये कि पोजीशन 1 से स्टार्ट करेगा और पोजीशन 3 तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको पिक करेगा और इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। पोजीशन 1 क्या है, ये आपके पास होती है हमेशा स्ट्रिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग का। ये जब हम लिस्ट को और एरेज को डिस्कस करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा, इंडेक्स वाला। ये हमारे पास आता है 0, ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास आ जाता है, उसके बाद आ जाता है ये 1, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरीके से जो है वो ये कैरेक्टर्स हैं। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, पहले वाले पार्ट के ऊपर हम गौर करेंगे। तो उसने क्या दिया, बी और सी। क्यों, मैंने कहा 1 से लेके 3 तक, ये आ गया 1 और 2। 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, वो 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, स्टार्टिंग पोजीशन को इंक्लूड करेगा और एंडिंग पोजीशन में उसको जो दे रहा हूं वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। ये हमारे पास आ गई कि जब मैंने उसको एक रेंज बता दी कि भाई यहां से यहां तक के जो है वो कैरेक्टर्स लेकर आ जाए। लेट सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि 5 तक उठा ले, तो उसने यहाँ पर मेरे पास 5 तक के कैरेक्टर्स ले लिए, यानी 1 से लेके 5 तक के दरमियान जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे मेरे पास आ गए।
इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि मेरा स्ट्रिंग जो है वो स्लाइस हो लेकिन स्टार्टिंग से स्लाइस हो और पर्टिकुलर कैरेक्टर्स में उठाता हूं, मैं कहता हूं स्टार्ट से करे और 3 कैरेक्टर्स ले ले। तो इसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो देखो ये ए बी सी स्टार्ट से किया, स्टार्ट के अंदर ए फिर बी और फिर सी, थर्ड के ऊपर आके उसने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहता हूं कि एंडिंग से स्टार्ट करे, यानी एंडिंग के सारे लेकर आए और शुरू के जो है वो मुझे कुछ कम देने, तो मैं इसको कह देता हूं लेट सपोज कि यहाँ पर 3 से स्टार्ट करे। 3 क्या है, 0 1 2 3, 3 मेरे पास डी आ जाता है। अब इसको देख लेते हैं, देखो डी ई एफ जी एच, यानी डी से स्टार्ट किया और एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे इसने प्रिंट कर दिए। ये स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स को जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट हजम नहीं हो रहा होगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इसको जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स इसके अंदर नहीं लगाओगे कि भाई इसकी वैल्यू ये करते हैं तो क्या हो जाता है, इसको ये करते हैं तो किस तरीके से आपके पास आउटपुट आएगा, तब तक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। आपको इसके साथ खेलना होगा, आपको इसको जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को। अच्छा, फिर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होती है हमारे पास, कि मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं और उनको आपस में मुझे ज्वाइन करना है, तो वो कहलाता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ये मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 के अंदर मैंने हेलो लिखा है, स्ट्रिंग 2 के अंदर हमारे पास वर्ल्ड है। उसको मैंने कहा कि कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान मैंने क्या लगा दिया, प्लस का साइन। ये प्लस का साइन स्ट्रिंग के अंदर क्या कर रहा है, उसको कंकैटिनेट कर रहा है, दोनों स्ट्रिंग्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अब देखते हैं इसका आउटपुट, हेलो वर्ल्ड, उसने जो दे दिया। अच्छा, अगर यहां पर आप गौर करोगे तो यहां पर मैंने स्टार्टिंग के अंदर स्पेस दिया है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये स्पेस भी खत्म हो जाएगा। तो अगर मुझे 2 वर्ड्स के दरमियान में स्पेस चाहिए तो एक तो तरीका यही है कि मैं यहाँ पर उसको स्पेस दे दूंगा, चाहे वो फर्स्ट के स्ट्रिंग के एंड के अंदर दे दूं या सेकंड स्ट्रिंग से पहले उसको एक स्पेस दे दूं ताकि वो स्पेस कर दे उधर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स हैं और ऑपरेशंस हैं जो कि स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर मैंने डेमोस्ट्रेट किए हैं। लोअर केस आपके पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा, डॉट लोअर का फंक्शन है। डॉट अपर पूरे स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर कर देगा। ठीक है, रिप्लेस का फंक्शन एक पर्टिकुलर वर्ड को जो है वो दूसरे वर्ड से रिप्लेस करवाने के लिए। काउंट का फंक्शन है, काउंट का फंक्शन क्या करेगा, एक मैंने उसको कैरेक्टर बता दिया, एक अल्फाबेट बता दिया और वो मुझे बताएगा कि ये अल्फाबेट मेरे स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है, ये उसकी अकरेंस जो है वो बता देगा मेरे पास। अच्छा, ये एक कैरेक्टर भी हो सकता है और ये एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये एक वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। इंडेक्स ऑफ अ सब स्ट्रिंग, कि ये जो वर्ल्ड है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ डब्ल्यू, मेरे स्ट्रिंग का डब्ल्यू जो है वो आ रहा है कितने उसके ऊपर आ रहा है, तो अगर इसको देखूं तो ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन के ऊपर जो है वो मेरे पास डब्ल्यू आ रहा है। तो ये हमें इस तरीके से पता चल जाएगा इसका। इसी तरीके से स्टार्ट विद हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो ये कहेगा कि भाई मेरा स्ट्रिंग जो है वो इससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इसको चेक करके बताता है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर देता है। इसी तरीके से एंड्स विद, मैं लेट सपोज यहाँ पे कह देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये अब बताएगा कि क्या मेरा स्ट्रिंग जो है वो एक क्वेश्चन मार्क के ऊपर एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर हो रहा है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, सबसे पहले उसने लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अपर केस वाले ने सबको अपर केस में कर दिया, वर्ल्ड को मैंने यूनिवर्स से रिप्लेस किया था। इसी तरीके से काउंट ऑफ एल इन द स्ट्रिंग, वो उसने बता दिया कि 3 आए हैं। इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड इन द स्ट्रिंग, ये हमारे पास आ गया 7, डब्ल्यू जो है वो 7th पोजीशन के ऊपर है। इसी तरीके से उसने ये भी बता दिया हमें कि क्या मेरा स्ट्रिंग जो है वो हेलो से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल हेलो से स्टार्ट हो रहा है। और क्या मेरा स्ट्रिंग जो है वो, यहाँ पर मैंने इसको चेंज नहीं किया, क्या मेरा स्ट्रिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर एंड हो रहा है, तो उसने फॉल्स दे दिया कि नहीं भी ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर एंड नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस थे।
और मैं होप करता हूँ कि यहाँ तक की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी के ये कॉन्सेप्ट्स इनमें से कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो चैट के अंदर पूछ सकते हो। अच्छा, एक सवाल आया है कि क्या 3 टाइम्स जो आपने इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाए, क्या वो कमेंट नहीं होगा? तो बिल्कुल उसको हम कमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं और एज़ अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी यूज़ करते हैं। ये दोनों के लिए यूज़ होता है। जब आप वेरिएबल में असाइन कर रहे होगे तो वो ऑटोमैटिकली वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगा, वरना जो है वो ब्लॉक लेवल या मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा वो। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि क्या हम जो है वो यूज़र से लिमिटेड इनपुट्स ले सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा जब हम लूप्स को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो है वो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि आप किसी चीज़ को लिमिट किस तरीके से कर सकते हो। ओके। अच्छा, कैरेक्टर्स वाली बात कौन-सी समझ नहीं आई है? और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, पाइथन के अंदर ना ही कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ना ही आपके पास जो है वो ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। पाइथन इन सब से आज़ाद है। ये सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हम जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स और ब्रैकेट्स का जो इतना ज़्यादा हमारे पास यूज़ होता है, पाइथन के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। लेट्स सपोज़ आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आई है कि आपको जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करके जो है वो उसको चेक करना है, उसको प्रिंट करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। अच्छा, ये लोअर केस और ये सारे जो फंक्शंस थे, ये फंक्शंस हैं, ये डेटा टाइप्स नहीं है। अच्छा। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स रिपीट कर दें। अच्छा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इस एक स्ट्रिंग जो है वो एक सिंगल लाइन के अंदर लिखा हुआ है तो वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाएगा, और अगर वही स्ट्रिंग मेरे पास एक से ज्यादा लाइंस के अंदर लिखा हुआ है तो वो मेरे पास जो है वो सिंपल मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहलाएगा। इसके अंदर जो है वो कोई ज्यादा खास बात नहीं है। हाँ, बस मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप किस तरीके से यूज कर सकते हो वो मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो उसके लिए ट्रिपल कोटेशन यूज कर लेते हैं। अच्छा, रिप्लेस और कैरेज रिटर्न में क्या डिफरेंस है? इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एस्केप सीक्वेंसेस हम डिस्कस कर नहीं रहे, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिप्लेस जो है वो चीज़ को रिप्लेस करता है, कैरेज रिटर्न जो है वो किसी और पर्पस के लिए आता है। अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो ये वाली बात है, फाइंड वाली बात, 2-3 चीज़ें जो है वो हम इसको देख लेते हैं कि फाइंड वाली बात के अंदर मैंने आपको कहा है कि ये कैरेक्टर किस पोज़ीशन के ऊपर आ रहा है, ये उस कैरेक्टर की पोज़ीशन, उस पोज़ीशन को हम प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं इंडेक्स, कि किस पोज़ीशन के ऊपर, किस नंबर के ऊपर वो कैरेक्टर आ रहा है। वो जो है ये मेरा फाइंड का मेथड बता देगा। अगर मैं गौर से देखूँ तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जो W की जो पोजीशन है वो है 7। तो जैसे ही ये रन होगा तो ये आपने देखा होगा कि फाइंड की, मैं यहाँ पर इसको इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। फाइंड की पोजीशन जो है वो क्या आ जाएगी मेरे पास,
7 आई हुई है कि W जो है वो मेरे पास टेक्स्ट के अंदर 7th पोजीशन के ऊपर लाई करता है। यहाँ तक के ऑलमोस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होंगे और अब हम जो है वो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, वो है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स हमारे पास जो है वो किस लिए यूज होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, सबका अपना अपना काम है और वो अपने अपने जो है वो स्पेसिफिक जिस चीज के लिए उनको बनाया गया है, जिस चीज के लिए उनको जो असाइन किया गया है, ये उस चीज के लिए यूज हो रहे होते हैं। पहला जो सबसे कॉमन हमारे पास टाइप है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस या अगर सिंपल बोले तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, तो ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि इसके अंदर आप हमेशा या तो इंटीजर यूज करोगे या फ्लोट वेरिएबल यूज करोगे। इसके अंदर स्ट्रिंग, इसके अंदर बुलियन यूज नहीं होगा। ये इसकी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, किस तरीके से यूज होगा। 5 + 3 7 - 2 4 × 6 मल्टीप्लीकेशन के लिए। ये डिवीजन का है जिसके अंदर आपके पास स्लैश यूज होता है। मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर रिटर्न करता है डिवाइड करने के बाद, उसके लिए परसेंट का ऑपरेटर यूज होता है। और इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल यानी पावर का, इसका मतलब है कि 2⁻³ 2 की पावर 3 ये जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स आ गए, ये हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स आ गए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसको मैं रन कर देता हूँ ताकि आउटपुट इसका आपके सामने आ जाए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक अर्थमेटिक। अच्छा, इसकी जगह हम कोई वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी कोई मसला नहीं है। लेट सपोज मैंने कहा कि x = 5 एंड y = 3 और मैं यहाँ पर 5 और 3 की जगह x + y ये यूज करता हूँ, तो अब क्या होगा, वो आंसर आएगा 8। x की जगह x की भी आ गई, y की जगह y आ गई, यानी एट द एंड क्या बन गया मेरे पास 5 + 3 और वो जो है वो ऐड हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास वो बिल्कुल सिंपल ऑपरेटर्स हैं, इसके अंदर जो है वो इतनी ज्यादा डिटेल डिस्कशन की नीड नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम वैसे ही यूज कर चुके हैं, थोड़ी सी इसके अंदर एडवांसमेंट है। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोई एक टास्क, कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस वैल्यू को वेरिएबल में वापस असाइन करना, ये हमारे पास जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है बिल्कुल सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, इक्वल टू 10 की वैल्यू जो है वो x के अंदर असाइन हो जाएगी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड एंड असाइन प्लस इक्वल टू, यानी x की जो भी वैल्यू है, x की वैल्यू अभी है 10, x की जो वैल्यू है उसके अंदर 5 को ऐड करेगा एंड देन उसको जो है वो x के अंदर वापस असाइन कर देगा। ठीक है, फिर x की जो वैल्यू है उसमें से 3 को माइनस करे और वापस x को असाइन कर दे, वो ये यहाँ पर हो गया। अगर मैं इसको इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यहाँ पर आपके पास लिखो तो ये बनता है x = x + 5। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट बनेगी x = x - 3। यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हमारे पास है x = x × 2। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसकी इक्विवेलेंट बन जाएगी x = x / 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट्स आ गए हैं। इसको मैं रन कर देते हैं। तो पहले x की वैल्यू हमने कर दी 10, 10 के अंदर 5 प्लस किया 15, 15 में से 3 माइनस किया 12, 12 के अंदर जो है वो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 24 एंड देन 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। तो ये जो है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास जो मोस्ट कॉमन ऑपरेटर्स हैं, जो बहुत ज्यादा टेक्निकल यूज के अंदर यूज हो रहे होते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा इनका यूज होता है, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। मेरे पास दो वैल्यूज हैं, उनको कंपेयर करने के लिए मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को
यूज कर रहा होता हूँ। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, ए को वैल्यू दी है 5, बी को मैंने 5 दी है। एक ऑपरेटर है हमारे पास इक्वल टू के लिए एक तो हमने सिंगल इक्वल टू जो यूज किया था वो था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मुझे इक्विवेलेंस चेक करनी है कि ये दो वैल्यूज आपस में इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए मैं डबल इक्वल टू को यूज करूंगा। अब यहाँ पर मैंने इसको लिखा कि a इज इक्वल टू बी, ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर वैल्यू कंपेयर हो रही होगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आ गया a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5। क्या a और 5 इक्वल है? तो वो उसको रिटर्न कर देगा कि अगर यस ट्रू इक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है वो किस तरीके से यूज करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन। 10 20, क्या 10 और 20 इक्वल है? नहीं, तो यहाँ पर वो फॉल्स को प्रिंट कर देगा। ग्रेटर देन, क्या m n से बड़ा है, m की वैल्यू 15 n की 10, यस, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लेस देन, p की वैल्यू 8 है, q की 12 है, p इज लेस देन q, ट्रू। दोनों 8 जो है वो 12 से छोटा है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है कि या तो वैल्यू ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू होगी, दोनों में से जो भी होगी वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पर हमने वैल्यू को दिया है इक्वल, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू कि अगर वैल्यू लेस है तो भी ट्रू रिटर्न कर दे, और अगर वैल्यूज वो इक्वल है तो भी ट्रू रिटर्न कर दे, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर 15 और 20 का हमने जो है वो चेक कर दिया है। इसको हम रन करके देख लेते तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले के अंदर इक्वल टू के अंदर आ गया ट्रू, नॉट इक्वल के अंदर आ गया ट्रू, ग्रेटर देन के अंदर भी ट्रू, लेस देन के अंदर भी ट्रू आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर ट्रू, एंड लेस देन और इक्वल टू के अंदर भी ट्रू रिटर्न कर दिया। लेट सपोज हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यूज इक्वल है। ऑब्वियसली 5 और 8 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आ गया। इसी तरीके से हम इसको चेंज कर देते हैं 105 के अंदर। क्या 15 105 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, तो ग्रेटर देन के ऊपर भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन तो है, लेकिन लेट सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ। क्या ये अब भी लेस देन है? नहीं, ना ही ये लेस देन है ना ही इक्वल टू है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न करती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं पाइथन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास यूज होते हैं कि जब मैं मल्टीपल कंडीशंस होती है मेरे पास, उनको कंबाइन करके जो है वो मुझे चेक करना होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो जो है वो ये काम होगा, या इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो काम हो। तो ये सारा काम जो है वो मेरे पास पाइथन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स देख रहे होते हैं, यानी मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके उनके ऊपर ऑपरेशन, उनके ऊपर लॉजिक को टेस्ट करना, ये जो है वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन है, एंड, और, नॉट। एंड का क्या काम है? इट विल रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यानी एंड के दोनों तरफ, लेफ्ट और साइड पे अगर दोनों तरफ जो है वो ट्रू होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अगर और की अगर बात करें तो और के अंदर क्या है कि अगर एक साइड के ऊपर भी एक स्टेटमेंट भी अगर उसकी ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से जो नॉट है, लॉजिकल नॉट, वो क्या करता है, वो इन्वर्ट कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी दो एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। एक के अंदर मैंने ट्रू फॉल्स दिए है और एक के अंदर मैंने कंडीशंस दी हैं, ताकि आपको दोनों से आइडिया हो जाए। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ए एंड बी, ए के अंदर है ट्रू और बी के अंदर है फॉल्स, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि एंड की कंडीशन ही ये है कि दोनों तरफ क्या हो, ट्रू हो। 10 is less than 15 and 100 is greater than equal to 10, ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, ट्रू आ गया। ठीक है, इसी तरीके से लॉजिकल और की बात करते हैं। तो लॉजिकल और क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू ट्रू, y इज इक्वल टू फॉल्स, ये दो मैंने वेरिएबल्स दे लिए।
मैंने कहा x और y, इनमें से अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो लॉजिकल और का आंसर मेरे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। एक और स्टेटमेंट मैंने ली कि 0 इज लेस देन 15, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन 0 इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पर मेरे पास इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से, क्योंकि और की कंडीशन यही है, और का काम यही है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से लॉजिकल नॉट, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये सिंपल जो है वो इन्वर्टर के तौर के ऊपर काम करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा। पी के अंदर वैल्यू थी ट्रू, मैंने नॉट पी किया तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 10 इज ग्रेटर देन 15 फॉल्स है, लेकिन नॉट लगाने से क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो ये हमारे पास आ गए आपके पास ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स दोनों के बारे में ये बात मैंने बताई है कि ये दोनों आपको वैल्यूज जो बताएंगे एट द एंड, जो रिजल्ट देंगे वो होगा ट्रू और फॉल्स के अंदर। ये या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, कि जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो तो पहले कौन सी चीज परफॉर्म होगी, फिर कौन सी होगी। तो पाइथन के अंदर, पाइथन जो यूज करता है वो है पेमडास का रूल यूज करता है। पेमडास के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो है वो पाइथन ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं वो एक साथ लगाए हैं, तो जो इसका पेमडास का रूल है वो उसको जो है वो फॉलो करेगा। पैरेंथेसिस देखेगा, पैरेंथेसिस नहीं है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल परफॉर्म कर दिया इसने। फिर मल्टीप्लिकेशन करा, मल्टीप्लिकेशन हो गई, उसके बाद डिवीजन करेगा, डिवीजन हो गई, फिर एडिशन करेगा। और अगर इन केस इस तरीके से होता है कि मेरे पास एक ही प्रेसिडेंस के ऊपर दो ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जैसे दो बार मल्टीप्लाई है, मैं इसको इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी है एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी है। तो पहले क्या होगा, पहले ये इन दो को मल्टीप्लाई करेगा या इन दो को करेगा, तो उसके लिए वो यूज करता है लेफ्ट टू राइट रूल, कि जब दो सेम ऑपरेटर्स आ गए हैं, सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ गए हैं, तो वो लेफ्ट टू राइट जो है वो फॉलो करेगा एंड उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 42.5 इसने आंसर दिया है, ठीक है। आप इसको मैनुअली जब कैलकुलेट करने बैठोगे और पेमडास के रूल को फॉलो करते हुए करोगे तो आपके पास भी यही आंसर आना चाहिए। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जो है वो पूछ सकता है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स असल में हमारे पास, इसका आपको असल काम जो समझ आएगा वो आपको आएगा जब हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको क्लियर होगा कि मैं किस तरीके से जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकता हूँ। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास लॉजिक डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमारी लॉजिक होती है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो डिफाइन हो रही होती है। कि आपने लेट सपोज कहा कि भाई अगर हम बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल, आपके पास लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म के पीछे जो लॉजिक लगी हुई है वो क्या है कि आपका यूजर नेम भी सही होना चाहिए और पासवर्ड भी करेक्ट होना चाहिए। तो आपका जो यूजर नेम है, लेट सपोज वो इसको चेक करेगा कि इफ यूजर नेम इज इक्वल टू करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड, दोनों चीजें जब आपकी करेक्ट होंगी तो फिर जाके आपका जो है वो आंसर जो है वो चलेगा, यानी आपका जो है वो आगे एप्लीकेशन काम करेगी। तो ये ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी लॉजिक होती है वो ये डिफाइन कर रहे होते हैं।
असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आपके पास ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं उनके साथ हम इक्वल टू लगा देते हैं, बस इतना सा काम होता है। होता ये है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस उसी वेरिएबल के अंदर असाइन करेगा। मैं आपको इसको फिर से जो है वो इसकी स्क्रीन दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पर इसके इक्विवेलेंस भी लिखे हैं कि ये किसके बराबर है, कि प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, यानी x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 तो आपको पता है और वापस वो उसके अंदर असाइन हो रहा है, तो ये शॉर्ट हैंड है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमने ये यूज किया, इसी तरीके से मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब के लिए जो है वो हम इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, जो कंपैरिजन पढ़े हैं और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, उनका असल यूज और उनका काम क्या है। इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये एक खास कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मेरा कोड रन करे, तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो, वरना मेरा कोड एग्जीक्यूट ना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं। पहली हमारे पास आ गई है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जो है वो सिंपल सी स्टेटमेंट है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। मैंने कहा x इज इक्वल टू 10 और मैंने यहां लगा दिया कि इफ x इज ग्रेटर देन 5, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या करे, प्रिंट करे x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसके अंदर आपको एक चीज का ख्याल रखना है, इंडेंटेशन। पाइथन के अंदर क्योंकि हम ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पर इंडेंटेशन का जो है वो ख्याल रखना होता है कि जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हो तो आपको कोड को इंडेंट यानी थोड़ा सा आगे टैब करके जो है वो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैंने किया है तो देखो ये यहाँ पर एरर दे रहा है, क्योंकि लॉजिकली इसको थोड़ा सा आगे होना चाहिए। तो ये जो है वो आपको इसका ख्याल रखना है कि अगर आपने अपने कोड को सही से इंडेंट नहीं किया हुआ होगा तो आपको उस कोड को समझने के अंदर और उसके जो है वो एग्जीक्यूशन के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए जो है वो क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 5। लेट सपोज मैं इस कंडीशन को चेंज कर देता हूं, मैंने इसकी वैल्यू दे दी 0। 0 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं आया क्योंकि उसके बाद का मैंने कुछ बताया ही नहीं था। लेट सपोज मैं कहता हूं यहां पर दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, कुछ भी हो जाए, आपकी कंडीशन हो या फॉल्स हो, ये वाली चीज लाजमी प्रिंट हो जाएगी। क्यों, ये कंडीशन का पार्ट नहीं है, ये कंडीशन के बाद आ रहा है। कंडीशन मेरी यहां पर आके खत्म हो गई, ये हो गया कंडीशन का पोर्शन खत्म, उसके बाद ये चीज है, तो ये स्टेटमेंट तो लाजमी प्रिंट होगी। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये प्रिंट हो गई। लेट सपोज इसको मैं जो है वो चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर 10 दिया, ये आ गया मेरा कंडीशन से, और ये आ गया जो कि उसको लाजमी प्रिंट करना चाहिए। तो ये आ गया मेरे पास इफ स्टेटमेंट। यहां पर मैं एक और चीज जो है वो साथ साथ डेमोस्ट्रेट कर देता हूं। मैं कहता हूं कि दो कंडीशन चेक करें कि इफ x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 100, ये दो कंडीशन जो है वो चेक करनी है। अब होगा ये कि अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो मेरे पास ये वाला कोड चलेगा, वरना ये कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। x इज ग्रेटर देन 5, लेट सपोज हम इसको चेंज कर देते हैं, मैंने इसको 105 कर दिया। ये कंडीशन तो ट्रू है कि x 5 से तो बड़ा है, लेकिन x इज लेस देन 100, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और की जो है वो खासियत ये है, और का काम करने का तरीका ही यही है कि वो काम कब करेगा, वो रिटर्न ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब उसके पास दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होंगी।
तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये वाली अब स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। इसी तरीके से अब हमारे पास आती है इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि भाई ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करे, उसके फॉल्स होने के ऊपर क्या करना है ये हमने अभी तक नहीं देखा था। तो अब एल्स हमारे पास वो काम करता है कि कंडीशन ट्रू तो हो गई, कंडीशन के ट्रू होने के बाद तो ये काम हो रहा है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या काम करे, तो वो एल्स बताएगा। ठीक है, मैंने कहा कि एक नंबर है, चेक करें कि इफ y से यानी वो नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास 0, तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। और अगर इवन नंबर नहीं है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी रिमाइंडर मेरे पास 0 नहीं आता, तो क्या चलेगा, फिर मेरे पास एल्स का ब्लॉक चलेगा, यानी ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हुआ, मैंने जो नंबर उसको दिया था उसने उसको डिवाइड किया, यानी 3 डिवाइडेड बाय 2, उसका रिमाइंडर क्या आया, क्या उसका रिमाइंडर 0 आया, नहीं 0 नहीं आया, इसीलिए क्या हुआ, एल्स का ब्लॉक चला और उसने ऑड वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। लेट्स सपोज इसकी जगह मैं कहता हूं 6, तो अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इवन नंबर है, तो ये क्या हो गया, इवन वाली स्टेटमेंट इसने प्रिंट। फिर हमारे पास आ जाती है एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ क्या है, मेरे पास जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, ये असल में शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ का। ठीक है, एल्स इफ को इन्होंने शॉर्ट करके एलिफ बनाया है। तो जब मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है कि ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन ए, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर कंडीशन बी को, कंडीशन बी ट्रू नहीं है तो फिर कंडीशन सी को चेक करे, तो उसके लिए जो है वो हम ये एलिफ यूज करते हैं, यानी एल्स इफ वाली स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। उसकी सिंपल एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखी है, ग्रेड। मैंने एक ग्रेड इधर दे दिया 75, इफ ग्रेड इज इक्वल टू, ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो अब इस कंडीशन के ऊपर आ जाएगा कि फिर चेक करेगा कि इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर अब यहाँ पर आ जाएगा। फिर चेक करेगा कि इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर इन तीनों कंडीशंस के अंदर से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो लास्ट के अंदर हमारे पास एल्स का ब्लॉक होता है, वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर मेरे पास जो है वो बिल्कुल सिंपल सी, मैंने इसको एक कंडीशन दी थी 75, तो 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, फॉल्स। 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, फॉल्स। 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ट्रू। तो उसने सी को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर लेट सपोज मैं कंडीशन जो है वो चेंज कर देता हूँ, 105 कर देता हूँ, तो क्या 105 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो गई, ए प्रिंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। इसको एक और मैं इसकी एग्जांपल आ जाता हूँ यहाँ पर, और उसको थोड़ा सा हम जो है वो इंटरैक्टिव, मैंने कहा यूजर से जो है वो एक इनपुट देते हैं कि मंथ के नाम से इज इक्वल टू इनपुट एंटर, मंथ का नहीं लेते, एंटर नंबर ऑफ डे इन अ वीक। ठीक है, ये मैंने जो है वो एक स्टेटमेंट थी, मैं इसको चेंज कर देता हूं डे करके। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ डे इज इक्वल टू 1, तो क्या करें, मैंने कहा प्रिंट मंडे। इफ डे इज इक्वल टू 2, तो क्या करे, प्रिंट करे ट्यूसडे। इफ डे इज इक्वल टू 3, तो क्या चले, तो हमने कहा भाई वेडनेसडे को प्रिंट कर दे। और अगर डे जो है वो 4 है तो उसके अंदर मैंने थर्सडे प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से अगर डे जो है वो 5 है तो मैंने कहा फ्राइडे प्रिंट कर दे।
और इसी तरीके से अगर डे 6 है तो सैटरडे प्रिंट हो जाएगा, और अगर डे 7 होगा तो मेरे पास संडे प्रिंट हो जाएगा। और अगर इनमें से होता 1 से लेके 7 के अलावा कोई वैल्यू आ जाती है तो मेरे पास एक मैंने मैसेज दे दिया इनवैलिड डे का। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेरे पास आ गया एंटर नंबर ऑफ डे इन अ वीक, मैं 4 इनवैलिड डे। ठीक है, इसको हम फिर से रन करते हैं। इसको देख लेते हैं हम। अच्छा, इस कोड को हम रन करते हैं तो मैंने लेट्स सपोज एंटर किया 3, तो मेरे पास आ रहा है इनवैलिड डे। इसका रीजन क्या है? हमारे पास रीजन है वो है कि इनपुट का जो फंक्शन है वो जब भी आपको वैल्यू देगा वो हमेशा स्ट्रिंग। इसको यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ इसकी डेटा टाइप ऑफ डे। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो इसको कमेंट नहीं करते, एग्जीक्यूट करके ऐसे ही देख लेते हैं। तो वो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, और स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो हम ये वाले ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं उसको जो है वो यानी मैं ये हो रहा है कि मैं स्ट्रिंग को जो है वो नंबर से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं इसको भी स्ट्रिंग बना दूं, ठीक है, या इसको न्यूमेरिक बना दूं। तो मैं करूंगा ये कि मैं इस डे को कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर के अंदर। अब मैं जब मैं इसको रन करूंगा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, तो अब जो है वो ये प्रिंट होगा। ये वाला ये ओरिजिनली स्ट्रिंग के अंदर था, लेकिन इसको फिर मैंने बाद में कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, ताकि मैं इसके ऊपर जो है वो उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकूं। ठीक है, दूसरा हल क्या है इसका? दूसरा हमारे पास हल ये है कि मैं इस वैल्यू को भी स्ट्रिंग के कन्वर्ट कर दूं, फिर ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करेगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है कि अगर मुझे एक स्टेटमेंट के अंदर, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगानी है, तो वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाती है। यानी एक स्टेटमेंट के अंदर, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ये नेस्टेड इफ होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर और ज्यादा क्लियर करेगी कि मैंने x की वैल्यू दी है 10, अगर x 0 से बड़ा है तो अब ये इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इस ब्लॉक के अंदर मैंने फिर से कंडीशन लगाई है इवन और ऑड की, यानी x 0 से बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, और अगर पॉजिटिव है तो चेक करें इवन है या ऑड है। तो ये जो है वो हमने इसको इधर चेक कर लिया। ये मेरे पास नेस्टेड स्टेटमेंट्स होती हैं कि एक कंडीशन के अंदर मैंने दूसरी कंडीशन लगाई है। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, इसको मैं दूसरे किस तरीके से जो है वो काम कर सकता हूं? मैंने कहा इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड साथ में एक और चीज चेक करें कि x mod 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज पॉजिटिव एंड इवन। ठीक है, अब आ जाएगा एलिफ मैंने लगा दिया कि x अगर 0 से बड़ा है एंड x जो है वो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 भी 0 नहीं आ रहा है, तो क्या प्रिंट करे? तो हमने कहा भाई इज पॉजिटिव एंड ऑड, और एल्स के अंदर मैंने कहा कि वो नॉन पॉजिटिव है
या हमने कहा कि वो नेगेटिव है। तो अभी मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर इस नेस्टेड चीज को जो है वो खत्म कर दिया। नेस्टेड इफ को खत्म करके मैं सिंपल इफ के अंदर लेकर आ गया। किस तरीके से मैंने एंड स्टेटमेंट्स यूज की, एंड और एल्स इफ को यूज किया, आउटपुट दोनों का सेम आएगा। एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज इवन, एक्स इज पॉजिटिव एंड इवन। इसी तरीके से इफ एल्स के अंदर भी हम जो है वो नेस्टेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेम जो है वो एल्स इफ के अंदर भी मैं मल्टीपल जो है वो कंडीशंस लगा सकता हूँ। एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगाई, लेकिन मैंने आपको इसको रिमूव करने का तरीका बता दिया कि आप इसको किस तरीके से जो है वो खत्म कर सकते हो, या इसको आप जो किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। वो आपके पास तरीका है कि आप जो है वो उसको लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को मिलाकर जो है वो आप यूज करोगे, तो आपको जो है वो नेस्टेड कंडीशंस लगाने की नीड नहीं होती है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो, तो वो जो है वो चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। ओके, अच्छा, यहाँ तक जो है वो सारी चीजें क्लियर हैं। और अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, वो है हमारे पास लूप्स। इसको मैं जो है वो इसका आज हम थोड़ा सा इसका बस ओवरव्यू लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम थोड़ी सी एडवांस जो डेटा टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, तो आपको लूप्स का जो पर्पस है वो उधर जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर लूप जो है वो हमारे पास यूज होता है रेंज के फंक्शन के साथ, टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। मैं उसको रेंज के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर बता देता हूँ कि इतनी टाइम जो है वो ये लूप को चलाना है, और उस लूप के अंदर जो भी कोड होगा, जो भी चीज लिखी हुई होगी, वो उतनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट की जगह दूसरी स्टेटमेंट लिख के सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो चीज है ये मेरे पास जितनी बार मैं इसको लूप के अंदर मैंने इसको काउंट दिया है, मैंने कहा है 5 टाइम्स चले, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट हूं, देखो, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसको लगाने की वजह से नीड नहीं है, ये मेरे पास 5 टाइम्स आ गई, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर भी मैंने वही स्टेटमेंट लिखी है, थोड़ी सी चेंज की है कि आई यानी ये नंबर ऑफ आइट्रेशन, कि कौन सी साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल उसकी। और एंड इज इक्वल टू मैंने ये लगा दिया कि भाई उसके आखिर के अंदर जो है वो स्पेस आ जाए, तो 0 स्पेस 1 स्पेस 2, तो इस तरीके से जो है वो ये चला। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा ज़हन के अंदर के रेंज है 5, तो ये 0 से 4 तक क्यों आया है मेरे पास वैल्यूज। तो यही मैं बात आपको पहले भी मैंने स्ट्रिंग्स के अंदर भी बताई थी, और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपके पास रेंज, आपके पास जो इंडेक्स है, जो वैल्यू स्टार्ट होती है, वो हमेशा 0 से होती है। तो 0 से हमेशा ये आपका जो है फॉर का लूप बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज इसके अंदर कुछ और चेंज करना चाहूँ, मैं कहता हूँ 2,5, तो अब ये क्या होगा कि 2 से स्टार्ट करे और 5 तक जाए, तो इसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे जब स्लाइस का कर रहे थे, कि उसके अंदर भी ये आउट वाली वैल्यू जो है ना, आउटर वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहा था, यहाँ पर भी ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये हमारे पास आ गया फॉर लूप। इसी तरीके से हमारे पास वाइल लूप है। फॉर लूप के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, आप उसको एक नंबर बताते हो कि भाई इतनी बार जो है ये चलना है। लेट सपोज मैंने कहा भाई 15 टाइम्स चले, तो 15 टाइम चलेगा, ठीक है। तो 15 टाइम जो है वो इस प्रिंट कर देगा पाइथन को। तो इसके अंदर कोई खास कंडीशन नहीं होती है, ये होता है कि आपको कोई चीज बार बार रिपीट करनी है। जो फॉर का मेन पर्पस है वो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लिस्ट और डिक्शनरीज वगैरह डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त आपको जो है वो और क्लियर हो जाएगा। मेन अभी जो समझने के लिए वो है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप क्या करता है, इज यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। वाइल के अंदर हम बताते हैं एक कंडीशन, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी मेरा वो वाइल का लूप चलता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन हो गई फॉल्स, मेरा लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
इसकी सिंपल सी एग्जांपल हमने लिखी है, काउंट की वैल्यू मैंने दी है 0 और मैंने कहा कि while count is less than 5, यानी जब तक काउंट 5 से छोटा है ये वाली स्टेटमेंट चलती रहेगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी और काउंट के अंदर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। काउंट के अंदर 1 को मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। अगर मैं और इसको क्लियर करूं तो यहां पर हाँ, अगर हम इसको और क्लियर देखें तो ये देखो, सबसे पहले मेरे पास काउंट की वैल्यू थी 0, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होगी मेरा ये लूप चलता रहेगा। काउंट की वैल्यू प्रिंट हुई, वैल्यू चेंज, वैल्यू के अंदर अब क्या हो गया, 1 प्लस हो गया, वैल्यू हो गई काउंट की 1, 1 इज लेस देन 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है, वापस लूप चला, 1 प्रिंट हुआ, लूप के अंदर वैल्यू आई और 1 प्लस हो गया, वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन 5, फिर से लूप चला, काउंट की वैल्यू फिर से प्रिंट कर दी एंड देन उसके अंदर मैंने वापस 1 ऐड कर दिया, अब काउंट की वैल्यू हो गई है 3, 3 इज लेस देन 5, फिर से लूप चला, फिर से जो है वो 1 प्लस कर दिया, इसी तरीके से 4, फिर से लूप चला, फिर से जो है वो 1 ऐड कर दिया। तो ये जो है वो हम जो है वो मेरा लूप चलता रहेगा जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती है। और लेट सपोज मैं कहता हूं कि कोई ऐसी कंडीशन है जो ट्रू ही नहीं हो रही है, मैंने कहा कि काउंट इज ग्रेटर देन 0, जब तक काउंट 5 से बड़ा है लूप चलता रहे। तो क्या 0 जो है वो 5 से बड़ा है, पहली बार में ही ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मेरा लूप चलेगा ही नहीं। और अगर मैं कोई ऐसी कंडीशन दे दूं कि काउंट इज ग्रेटर इज लेस देन 5 और मैंने यहां पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं की, अब हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो बार बार ये क्या होगा, 0 प्रिंट होता रहेगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पर आएगा और ये कुछ टाइम में जो है वो क्रैश कर जाएगा, तो यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा ताकि ये यहाँ पर अब मसला ना करे। मैंने इस कोड को स्टॉप कर दिया ताकि ये इसको मसला ना करे, वरना ये क्या होगा एट द एंड, ये देखो यहाँ पर आके ये क्रैश हो गया, इसने अच्छा खासा जो है वो प्रिंट किया और ये पूरी स्क्रीन जो है वो मेरी क्रैश हो गई, पूरा जो है वो हमारा क्रैश हो गया सिस्टम। तो ये कहलाती है हमारे पास इनफाइनाइट लूप, जो है वो हमारे पास चल जाता है कभी कभार। अच्छा, उसके हम आ जाते हैं भाई, जस्ट सेकंड मैं इसको सही कर दूं, ये अच्छा, अब ये जो है वो थोड़ा सा वापस अपनी नॉर्मल हालत के ऊपर आ चुका है। जब भी इस तरीके से जो है वो आपको करना होगा तो आपको जाहिर सी बात है उसको जो है वो आपको पूरा का पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपका जो पूरी स्क्रीन है, आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। इनफाइनाइट लूप जो है वो हम इसको कहते हैं कि आप लूप जो है वो अनस्टॉपेबल जो है वो अब चलता रहेगा, वो कभी स्टॉप ही नहीं होगा। और कुछ टाइम बाद वो जब मेमोरी फुल हो जाएगी, जब प्रोसेसिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, वो खुद ब खुद आके जो है वो बंद हो जाएगा। अच्छा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स ये हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस लूप्स की फाइल जो कर लेता हूँ। अच्छा, फिर हमारा आता है, हमने वाइल लूप डिस्कस कर लिया, हमने ये सारी चीजें देख ली। नेस्टेड लूप्स वही चीज है हमारे पास, लूप के अंदर लूप, ठीक है। फर्क मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि आपने एक लूप के अंदर वापस से लूप चलाया, तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास 3 बार चलेगा और हर जब भी ये चलेगा तो ये 2 बार चलेगा, ये वाला लूप। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये ज्यादातर जो नेस्टेड लूप्स हैं वो यूज होते हैं आपके पास मैट्रिक्स के अंदर। ये आउटर लूप है मेरे पास, ये इनर लूप है, ठीक है। आउटर लूप मेरा एक बार चलेगा, इनर लूप मेरा 2 बार लाजमी चलेगा, फिर आउटर लूप चलेगा तो फिर इनर लूप चलेगा।
तरीके से जो इनर लूप है टोटल मेरे पास वो बार चल रहा है, वो आपको यहाँ से पता चला है, वो टोटल जो है वो 6 टाइम चलेगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आप इस तरीके से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा जो लूप है या जो इनर लूप है वो टोटल जो है वो कितनी बार चलेगा। अच्छा, फिर कंटिन्यू की स्टेटमेंट एक हमारे पास है कि कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास होती है कि लूप मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है, एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर आके मैं कहता हूं कि भाई ये कंडीशन अगर आ जाए ना, ये कंडीशन ट्रू हो तो स्किप कर दो, जो लूप के अंदर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो एग्जीक्यूट ना हो, स्किप हो जाए, तो उसके लिए हम कंटिन्यू को यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने 5 तक रेंज दी थी कि 0 से लेके 4 तक इसको चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई कि इफ i इज इक्वल टू 2, अगर i की वैल्यू क्या हो 2 हो तो कंटिन्यू कर दे, यानी ये वाला जो कोड है ना ये नहीं चलेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये फौरन वापस ऊपर आ जाएगा, यहाँ जो है वो सेकंड साइकिल के ऊपर आ जाएगा। तो वही इसने किया, 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, जैसे ही 2 आया, जैसे ही 2 को डिटेक्ट कंटिन्यू करके स्किप कर दिया उसने लूप को, फॉर i इज इक्वल टू 2 उसने जो है वो उसको स्किप कर दिया और वापस जो है वो ऊपर चला गया और वैल्यू चेंज हो गई 3 हो गई। तो ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यू का है कि एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर अगर मुझे स्किप करना है, कि एक सर्टेन कंडीशन है उसके ऊपर भाई लूप जो है वो मेरा स्किप कर दे, ये वाली चीजें परफॉर्म ना हो, तो उसके जो है वो मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ। उसके बाद आ जाती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कि मैंने कहा एक कंडीशन है और वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो लूप को खत्म कर दे, लूप से बाहर आ जाए। कंटिन्यू क्या कर रहा था कि उस कंडीशन के लिए लूप को सिर्फ उसी कंडीशन के लिए लूप को जो है वो स्किप कर रहा था। ब्रेक क्या करेगा, लूप से एग्जिट हो जाएगा पूरा। 0 1 2 जैसे ही 3 हुआ लूप खत्म हो गया, क्यों, ब्रेक लगा दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से आप कंटिन्यू को वाइल के लूप के अंदर भी यूज कर, यहाँ पर मैंने उसकी एक एग्जांपल दी है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो कि वाइल काउंट इज लेस देन 5, काउंट प्लस इक्वल टू 1, काउंट के अंदर 1 ऐड करे, जो है वो 3 है तो कंटिन्यू कर दे, वरना जो है वो लूप चलता रहेगा, तो 3 के जो है वो लूप स्किप हो गया। इसी तरीके से ब्रेक को वाइल के लूप के अंदर लगाया है हमने कि वाइल नंबर इज 0, जब तक नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो उसको प्रिंट करे, और अगर 5 हो तो ब्रेक कर दे, 5 के ऊपर उसने ब्रेक करके खत्म कर दिया। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास लूप्स के जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इसको जो है वो फर्दर हम डिटेल के अंदर जो है वो सेकंड उसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट के अंदर जो है वो पूछ सकता है। हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हैं, तो उसके अंदर जो है वो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डज कंटिन्यू स्किप एंड द रिज्यूम्स द डिजायर्ड लूप्स। कंटिन्यू से वो सिर्फ उस पर्टिकुलर जो है वो कंडीशन के लिए लूप को स्किप करेगा, बाकी जो है वो उसको एज इट इज चलता रहेगा। अच्छा, वाई डू यू यूज एंड। एंड हमारे पास प्रिंट के अंदर एक और जो है वो एक तरीके से आप कह लो कि पैरामीटर है, ये एक ऑप्शन है, ये बताता है कि प्रिंट होने के बाद आखिर में क्या लगाना है। बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन लिखा रहेगा, एंड के अंदर मैंने कहा क्या है, न्यू लाइन के ऊपर ना जाए, वो स्पेस कर दे उधर, तो वो स्पेस हो जाएगा, वहां पर स्पेस आ गया। यानी एंड जो है वो इस स्टेटमेंट के एंड के ऊपर क्या लगाना है, सिंपल, इसका आंसर तो ये है। हाँ, ये जितना भी कोड यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये मैं जो है वो शेयर कर दूंगा। अगर हम एंड यूज करें नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, वो न्यू लाइन के अंदर जो है वो बार बार प्रिंट करेगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।
फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हमारे पास होंगे तो आपके पास जो है वो ग्रुप है, आप उसके अंदर भी पूछ सकते हो, एंड हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर भी जो है वो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं फर्दर। ओवर टू यू अफान। Before we conclude the first session, I would like to express my sincere gratitude to Manabil for gracing this event with his expertise and insights on Python. I hope that today our session is fruitful. And of course, thank you everyone for being a part of this day one session. And of course, we are looking forward to meet you on day two session as well, inshallah, on Sunday at 2 p.m. Thank you. Goodbye. Take care.